Welcome to the future. अच्छा जी, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्सटर्नल CSS लगाना है। मैंने क्या किया, इसको क्लास का हेडर क्लास नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, CSS लगाने के लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, ये इमेजेस के अंदर बन रहा है, ख्याल रखना। देखो इमेजेस का ये टैब खुल गया, तो मुझे इमेजेस के अंदर नहीं बनाना। मुझे क्या करना है, मुझे बाहर आना है कोर्सेज़ के अंदर, और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा CSS, क्योंकि मुझे CSS के अंदर सारी CSS की फ़ाइल्स रखनी है। मैंने आपको कहा था कि जितनी भी फाइल्स होंगी उसको आप अलग अलग स्ट्रक्चर्ड करके रखोगे। जैसे CSS है तो CSS की फ़ाइल CSS के फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना के रखोगे। इमेजेस होंगी तो इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर जाएगा, और अगर जावास्क्रिप्ट होगी तो जावास्क्रिप्ट के JS के फ़ोल्डर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब मैं CSS के अंदर आके एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ style.css। अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ आके एक्सटर्नल CSS के लिए हम क्या करेंगे, जिस जिस फाइल के अंदर आपको एक्सटर्नल CSS को यूज़ करना है, आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके एक यहाँ पे लिंक डिफ़ाइन करोगे। आप लिंक लिखोगे तो आपके पास सजेशन आ जाएगा। href होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, और यहाँ पे आके आप रेफरेंस दोगे किसका, आप रेफरेंस दोगे अपनी स्टाइल शीट का, style.css की फ़ाइल का। तो ये CSS की फ़ाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है, CSS के फ़ोल्डर के अंदर आपकी style.css। देखो style.css बाहर बन चुकी है मेरी, तो मुझे क्या करना है, इसको Ctrl+X करके यहाँ पे अंदर लेके जाना है, तो Ctrl+V कर लूँगा, ये CSS के फ़ोल्डर के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब href के अंदर मैंने लिखा CSS, और उसके बाद मैंने लगाया स्लैश। जैसे ही मैंने स्लैश लगाया उसके बाद मैंने लिखा style.css, तो ये मेरे पास फ़ाइल क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। और अब मैंने जो भी चेंजेस यहाँ पे किए हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा, तो चेंजेस करने के बाद यहाँ पे जब मैं चेंजेस करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अपनी क्लास को कॉल करना है, हेडर के अंदर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना। तो मैंने आके डॉट लगाया, हेडर लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे कोई भी दे दिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। और अब यहाँ पे जाके जब देखूँगा तो ये देखो मेरे पास हेडर का पोर्शन अलग आ गया, और हेडर के अंदर मेरे पास ये हेडर का टेक्स्ट आ गया, और नैव बार भी मैंने हेडर के अंदर डाला हुआ है, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हेडर चल रहा है, और नैव बार भी उसी के अंदर है, नैव का टैग। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक नई प्रॉपर्टी मुझे आपको पढ़ानी थी जिसका नाम क्या था, बॉर्डर्स था, और बॉर्डर्स आपको पता है CSS के अंदर क्या होते हैं। अब मैं आपको बॉर्डर्स का यूज़ बताता हूँ किस तरीके से होगा। तो मुझे क्या करना है, इस हेडर के पोर्शन को बॉर्डर देना। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं दोबारा style.css के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे आके, अच्छा, बॉर्डर को डिफ़ाइन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। बॉर्डर की तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है बॉर्डर विथ, जिसको आप डिफ़ाइन करते हो पिक्सेल्स में, या फिर आप पिक्सेल्स के अलावा और दूसरे भी यहाँ पे आप यूनिट्स ले सकते हो। मैं पिक्सल में डिफ़ाइन करूँगा, तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया 2px, 2 पिक्सेल्स का बॉर्डर मुझे ला के दो। अभी देखना कुछ भी नहीं आएगा, आया कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो ज़रूरी चीज़ें मैंने उसको दी नहीं है, तो वो मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा 2px का बॉर्डर मुझे दो। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर का स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल के अंदर बहुत सारे स्टाइल आते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूंगा जिसका नाम होता है सॉलिड। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी बता दी, लेकिन यहाँ पे अभी भी बॉर्डर देखो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर मिल रहा है जो कि ब्लैक कलर में आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कलर आ जाता है ब्लैक। देखो स्टाइल की बॉर्डर स्टाइल की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर मैं इसको वापस कमेंट आउट करता हूँ तो यहाँ से ये चला जाएगा, देखो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बॉर्डर को मैंने क्या किया, स्टाइल देना भूल चुका हूँ। और बॉर्डर का स्टाइल वापस अनकमेंट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे वो बॉर्डर ला के दे देगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर दिखा रहा है, अब तीसरी चीज़ आती है बॉर्डर की, क्या, बॉर्डर का क्या चीज़, कलर। बॉर्डर कलर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से ये वाला, और यहाँ देखोगे तो ये देखो बॉर्डर का कलर आपके पास ब्लू आ जाएगा, ये देखो। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने क्या चीज़ आ गई, बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब इसी तरह ये क्योंकि हेडर का पोर्शन है, हेडर के पोर्शन के अंदर मैंने यहाँ पे आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ लगा के दिखा दी। इसी तरह हम चलेंगे नीचे मेन के सेक्शन के अंदर, और इसको भी एक क्लास दे देते हैं, या फिर मेन से ही टारगेट कर लेंगे।
तो यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे इसको क्लास डिफ़ाइन की और क्लास के अंदर मैंने इसको नाम दे दिया मेन और अंडरस्कोर सेक्शन। इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, स्टाइल के अंदर गया। आपको पता है अच्छे तरीके से कि क्लास का नाम जब भी डिफ़ाइन करते हैं डॉट लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से कॉल कर लिया। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से एक्वा कलर हटा के कोई दूसरा कलर यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं इसका, ताकि थोड़ा सा इसको अलग नज़र आए यहाँ से। और बॉर्डर का थिकनेस वही रहेगी, विड्थ वही रहेगी। इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, और स्टाइल कह रहा हूँ, बॉर्डर का कलर हमने इसको ये दे दिया। और अब यहाँ से देख लेते हैं चलिए। तो ये देखिएगा आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, ना तो बैकग्राउंड कलर आया ना फिर बॉर्डर आया, क्यों नहीं आया भाई? क्लास तो हमने सही जगह दी हुई है और हो सकता है ये रीलोड ना हो रहा, उसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। ये देखो, ठीक है भाई। अच्छा, बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट कलर दिया हुआ है, तो यहाँ जाके इसको दूसरा कोई कलर डिफ़ाइन कर देते हैं, डार्क कलर, ताकि ये हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। अब क्लियर है, देखो यहाँ पे बॉर्डर मैंने इनको इसको दे दिया और इसको दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास लास्ट सेक्शन है कौन सा वाला, फुटर का, और ये मेरे पास फुटर यहाँ डला हुआ है। अब मैं डायरेक्टली फुटर को इसके टैग से टारगेट कर लेता हूँ। तो यहाँ जाके मैंने लिखा फुटर और उस पर भी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ लगा दी और उसको भी आप इस तरीके से देख सकते हो। ये देखो, ठीक है भाई, ये फुटर आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये सिंपल बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हो गई। बॉर्डर को डिफ़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर का कलर। ये तीन चीज़ें आपके पास ज़रूरी होती हैं जो कि आपको लाजमी डिफ़ाइन करना होता है, अदरवाइज़ बॉर्डर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आपको ये तीन चीज़ें डिफ़ाइन करनी है और ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक ही लाइन में भी डिफ़ाइन करना बता देता हूँ। वो किस तरह होगा? अच्छा, अभी ये आपके पास जो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ है ना, ये अलग अलग आपको मैंने करके दिखाई हैं। तो ये बॉर्डर की सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अलग अलग करके दे सकते हो। और अगर आपको एक ही लाइन में देना है तो आप वैसे भी दे सकते हो। आप सिंपल लिखोगे बॉर्डर, आपने लिखा बॉर्डर, ये सिंपल आ गया। अब बॉर्डर के अंदर आप तीन चीज़ें डिफाइन करोगे। तीन चीज़ें कौन कौन सी थी? बॉर्डर की विड्थ थी, विड्थ आपने दी 2px, 2 पिक्सल्स। उसके बाद था बॉर्डर का स्टाइल जो कि आपने दे दिया सॉलिड, और उसके बाद तीसरा क्या था, बॉर्डर का कलर जो कि आपने दे दिया, फॉर एग्जांपल कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, आपने दे दिया येलो। ये आपके पास बॉर्डर आ गया। ठीक है भाई। और ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहलाती है। जब भी आपने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डिफाइन करनी हो तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे बॉर्डर। और अगर आपने इस तरीके से डिफाइन करना तो आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपको गुड प्रैक्टिस में आपके पास यही आता है कि कोड आपको कम करना होता है और उससे काम ज़्यादा लेना होता है। ठीक है, तो आपने हमेशा ही इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है कि आप कोडिंग कम से कम करो और उससे लॉजिक बड़ी बनाओ, काम ज़्यादा करो, काम ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कौन सा? अब हमारे पास इससे अगला टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जो कि कहलाता है मार्जिन एंड पैडिंग। मतलब कि इससे हम कहते हैं स्पेसिंग। ठीक है, या ये कहलाता है, ये सिंपल मैं आपको इसको समझाऊंगा बॉक्स मॉडल से। ठीक है। अच्छा, बॉक्स मॉडल क्या होता है? हम ज़रा W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ से मैं आपको बॉक्स मॉडल बताता हूँ क्या होता है। ये जो हमारे बात भाई, क्लास लगाने का फ़ायदा क्या है? आपने फुटर में तो क्लास लगाई नहीं, जब भी वो वर्क हो गया। तो बेटा मैंने वहाँ पे टारगेट इससे किया
आपने टारगेट फुटर को कहाँ पे आपने क्लास लगाई हाँ, फुटर? तो फुटर को फिर मैंने किससे टारगेट किया जब क्लास नहीं लगाई थी? देखो दोबारा कोड। आपने डायरेक्ट CSS लगाया उसके ऊपर लिंक करके। ये क्या कहलाता है? हम्म? आपने लिंक करके वो किया हुआ है ना? तो बेटा ये जो मैंने आपने उस पर मेंशन क्लास किया लगाई है, है, ये जैसे जो मैंने क्लास को तो मेंशन किया है, इसको कराते तो इसको डॉट भी कौन सा आता है वहाँ सिलेक्टर पे। कहा जाता है? जो मैंने मेंशन किया है, इसको कौन सा वाला सिलेक्टर कहा जाता है? मुझे नहीं पता। उदैफ पता है? आईडी सिलेक्टर है ना। आईडी है? तुम्हारी आईडी मिटा दूंगा, मैं भी बता रहा हूँ। अब एक सवाल पूछता हूँ, ये क्या बात है? भाई देखे ना आपने ये उसके क्या है? हमने हेडर में और मेन रुको पूछ रहा सेक्शन हूँ, के पहले अंदर उसका तो आपने जवाब दो, फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये फुटर है। फुटर है? फुटर का क्या है ये? सही है ना, फुटर का है ना टैग, फुटर का टैग है। इसको पूरे को क्या कहा जाता है? फुटर का टैग है टैग? सिमेटिक टैग। टैग तो ये है बेटा। ये कौन सा वाला टैग है? सेक्शन है ना, फुटर सेक्शन है ना पूरा, ये सिमेंटिक। ये कौन सा वाला टैग है? सिमेंटिक नहीं, ये सिर्फ इसकी बात पूछ रहा हूँ मैं, इसकी बात। ये कौन सा वाला टैग है? फुटर के लिए इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फुटर का टैग है इसमें ना, फुटर पे तो इसमें मेरी बात तो सुन लो। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये बहुत से उसको मतलब एक वो कर रहा है ना मुकम्मल। इसके यार अंदर बैक मैं स्लैश भी लगा हुआ है, इसमें नहीं, हाँ इसमें नहीं हाँ लगा हुआ, हाँ मतलब हाँ एक हाँ पूरा हाँ, सेक्शन है ना, सेक्शन है ना। सही। सेक्शन नहीं, अभी सेक्शन है अभी ना, रुको, यही अभी कह तुम रहा खुद मुझे जवाब देते रहोगे, सही जवाब दोगे। अभी तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। था उसका तुमने आंसर दिया कि ये हाँ, क्या, ये डिफरेंशिएट किससे कर रहा है? बैक किससे कर रहा स्लैश है? से। बैक बैक स्लैश से कर स्लैश। रहा है। अब जिस हाँ टैग के सही। अंदर बैक स्लैश लगा होता हम्म, है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कौन सा वाला टैग कहते हैं? हैंड टैग होता है ना? जबरदस्त। और इसको क्या एंड कहेंगे? ये इनिशियल, जो हाँ मतलब भाई, शुरू में लगता है। शुरू में कौन सा टैग कहलाता है? यार याद नहीं यार। बताओ ना। हैंड टैग था नीचे वाला, तो ये तो याद है यार ये ऊपर। तो एंड टैग, स्टार्ट। इनिशियल इसका टैग एंड। ही था। हाँ, क्या था? इनिशियल टैग। स्टार्ट टैग। ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट टैग। हाँ। अब ये स्टार्ट टैग और एंड टैग को मिला के क्या बनता है? विद सम कंटेंट। पूरा एक सेक्शन, सेक्शन। पूरा एक फुटर मैं सेक्शन पूरा। सेक्शन चिपका दूंगा दोनों के गालों पे ना, ऐसा सेक्शन चिपकाऊंगा, मिल जाओ तुम लोग कहीं ना। बेटा जितनी जो शादियों में कहीं मिल गए ना तुम लोग, ये जितनी भी चीजें जमा हो रही है ना, सब एक साथ निकालूंगा तुम लोगों को। पूरी बॉडी बन गई है ये अबे फुटर की। इतना पिटेगा ना अभी। बॉडी कहाँ से बन गई है भाई? ये बनेगा मतलब पूरा एक एलिमेंट। बताया था, पढ़ाया था, एलिमेंट एलिमेंट। एट्रीब्यूट। हम्म। तो ये क्या बन हाँ गया? ये फुटर का एलिमेंट बन गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? सही। अच्छा, अब यहाँ चलो। सही। अब ये कौन सा वाला सेलेक्टर कहलाएगा? फुटर के लिए भाई ये कौन सा सेलेक्टर है? ये तो मेन सेक्शन के लिए है ना, जो सिलेक्टर सेलेक्टर बनाया कौन सा था। है बेटा? सेलेक्टर कौन सा है ये? इसमें क्या इन सी एस दोनों? एस। वही। अभी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, फिर वही अलग जगह पे अलग ही लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। क्लास का। वही ना। क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर में क्या हाँ क्या सही है ना। खासियत है? क्या नजर आ रहा है इसमें तुम्हें साथ लगा हुआ? डॉट। डॉट नजर आ रहा डॉट होता है, है। इसमें ठीक है। डॉट नहीं है। और ये कहाँ से हम ले रहे हैं? ये यहाँ से ले रहे हैं। और ये पूरा मिला के क्या बन रहा है? एलिमेंट। एलिमेंट बन रहा है। तो ये कौन सा वाला सेलेक्टर हो गया? सही। ये आईडी। एलिमेंट का सिलेक्टर हो गया। एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। अल्लाह का अच्छा। वास्ता है, पढ़ लेना, अब याद रखना। इतनी लंबी मैंने इसलिए की है ताकि समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? तो ये सही कौन सा सही, सेलेक्टर है? मतलब वो पूरा सही है, एलिमेंट का ही पूरा सिलेक्टर है, ठीक। हाँ। अगर सही है आप सही है। HTML के किसी भी टैग को डायरेक्टली उठा के CSS के अंदर ऐसे ही टारगेट करते हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एलिमेंट सेलेक्टर। समझ में आ गई बात? सही सही। ये अब बात अगर भाई, हाँ लेकिन मेरा सही है। सवाल ये था ही। मैं बता रहा हूँ ना बेटा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। आपका जी जी सवाल जी ये जी। था
कि इनको हमने क्लास दी है, इसको हमने हम्म, डायरेक्ट फुटर से क्यों टारगेट किया? भाई मेरी मर्जी, हम्म, मैंने कर लिया टारगेट। अब कुछ कर सकते हो तो कर लो। कर सकते हो कुछ? ये क्या नहीं भाई कर गरम सकते ना। से। भाई सिंपल बात है, सिंपल सा आंसर इसका ये है कि मेरी मर्जी, मैं इसको क्लास दूं या मैं डायरेक्टली एलिमेंट से टारगेट कर लूं। मैंने स्टार्ट में यहाँ पे बता दिया था आपको कि मैं डायरेक्टली हेडर लिख के भी टारगेट कर सकता हूँ, जो हेडर का टैग है, या फिर मैं इसको हेडर की क्लास दे हम्म, दूँ। बात एक ही है। अब मैंने क्लास दे दी ना, क्लास का तो मतलब ये एडवांटेज है। क्या होता है क्लास लगाने से? यार एडवांटेज ये होता है क्लास का, क्लास और आईडी मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। क्लास का सिर्फ एडवांटेज ये है कि अगर मैं इस क्लास को किसी और टैग के अंदर डिफाइन कर दूंगा तो इसकी जितनी भी सीएसएस होगी ना उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये होता है हाँ मतलब अगर सही, अगर ये ये अगर ये हेडर हाँ वाला, ठीक है। अगर ये हेडर वाली क्लास कहीं पे भी लगी हुई हो। हाँ, अगर मैं किसी और जगह पे भी लगा दूंगा ना, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के अंदर लगा दिया, तो ये तमाम सीएसएस ले लेगा उसको। सही समझ है। में आ गई बात? समझ गए। और अगर जैसे नीचे जो आपने एलिमेंट लगाया हुआ है फुटर का, हाँ हाँ सही है, उसमें क्लास नहीं लगी हुई, हाँ। अगर हम उसको मेन के सेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, तो क्या वहाँ पे भी अप्लाई होगा क्लास की तरह या नहीं? मेन के सेक्शन की क्लास अगर इसके ऊपर अप्लाई करें, हम ये कहना चाह रहे हो? मतलब फुटर के अंदर क्लास अभी हमने अप्लाई नहीं की हुई ना, ये एक नहीं की एलिमेंट हुई। है। हाँ, सिर्फ हमने सही है। एलिमेंट से टारगेट कर लिया उसको। अब आपने जैसे बताया क्लास का फायदा ये होता है कि कहीं और भी अगर हेडर होगा तो वो उसको पिक कर लेगा, उसके ऊपर भी सीएसएस लगा देगा। बिल्कुल, तो उसके क्या ऊपर हेडर की विदाउट सीएसएस आ क्लास जाएगी। तो क्या विदाउट क्लास फुटर में सीएसएस आ जाएगी अगर ये फुटर का क्या नाम है कहीं और लिखा हुआ होगा अगर ऊपर कहीं? फुटर के अंदर अगर मैं क्लास डिफाइन करूंगा तो ये क्लास की सीएसएस देगा, अदरवाइज ये अपने फुटर की ही सीएसएस देगा जो कि मैंने एलिमेंट सेलेक्टर से टारगेट किया। बस ये यही सीएसएस देगा। अगर मैं इस फुटर को हटा के यहाँ से इसको करूँ कमेंट, ये मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, हम्म, और मेरे पास अब क्योंकि कमेंट यहाँ से हट गया वो इस वजह से कि ये है। अच्छा, अब यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, तो यहाँ से देखो फुटर की सीएसएस हट गई, है ना? अच्छा, अब फुटर के अंदर मैं हम्म, सीएसएस लगाना चाह रहा हूँ ये हेडर पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा सिमेंटिक डॉट एचटीएमएल के अंदर, और यहाँ आके मैंने क्लास डिफाइन की किस नाम से, हेडर के नाम से, सिंपल। अब ये हेडर की तमाम सीएसएस ले लेगा। सही। सही। ये डिफरेंस था सही है। ठीक। क्लास और आईडी में। और अगर आईडी आप लगाओगे ठीक। तो आईडी आपको मैंने बताया था कि स्पेसिफिक होता है, हर एक पर्सन की आईडी स्पेसिफिक होती है। आपका एनआईसी नंबर अलग होगा, दूसरे का एनआईसी नंबर अलग होगा, मेरा एनआईसी नंबर अलग होगा। ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं इससे जाना जाता हूँ। नादरा वाले जब भी कोई भी मेरा रिकॉर्ड निकालना चाहेगा और नादरा में जाके मेरा एनआईसी नंबर कॉल करेगा, उसके बाद मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा सारा। ये ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सही। हमने यहाँ पे फुटर से टारगेट किया था तो हम फुटर से ही टारगेट करने देते हैं। और वो हमारे पास कौन सा सेलेक्टर था? वो था हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर। ये एक्सटर्नल सीएसएस है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जो हेडर के पोर्शन के अंदर लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ हेड के पोर्शन के अंदर वो कहलाती है आपकी इंटरनल सीएसएस। इंटरनल में आपको हेड के अंदर स्टाइल लगाना होगा इस तरीके से। ये इंटरनल सीएसएस है, ठीक है भाई? ठीक है। ये इंटरनल सीएसएस है। ये भाई ये आपकी स्टाइल का क्या लगाते हो यहाँ पे, क्या कहलाता है स्टाइल का? हाँ, क्या कहलाता है टैग, स्टाइल का? टैग। टैग है ये। अभी तक टैग एट्रीब्यूट में तुम लोगों को फर्क ही पता नहीं चला है? ये टैग है, क्या है ये? टैग में तो वो आता है ना, वो आ रहे थे हाँ, तो फिर ये क्या है? टैग। ये तो वो है ना, ये बात भाई है, इसे अरे एट्रीब्यूट ये नहीं, कहते मैं हैं ना ऊपर शायद। वाला कह रहा था। मैं ये, ऊपर वाला हाँ कह रहा था जो आपने, हाँ। ये ये क्या नहीं है कह रहा था फिर? मैं। ये क्या है फिर? ये सीएसएस के लिए लगाते हैं ना स्टाइल। ये क्या है बेटा? वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब हेड का स्टाइल क्या दे रहे हो आप? ये क्या है? ये क्या है भाई? एट्रीब्यूट है ये बात भाई। एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या सही। होती है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट। एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट कहलाती है।
अब दोबारा एट्रीब्यूट। ना बताना पड़े मुझे, ये मैं पहले ही बता दूँ। ये सब चीज़ें ना हिफ्स कर लो। ये हो गया तुम्हारा इंटरनल सीएसएस, ये इनलाइन, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं कौन सी है, एक्सटर्नल सीएसएस। और गुड एक्सटर्नल। प्रैक्टिस में यही एक्सटर्नल। आता है कि आप एक्सटर्नल सीएसएस को ही यूज़ करो, ठीक है। अच्छा, खैर पे आके मैंने आपको बताया कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। W3 स्कूल्स की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, यहाँ से देख लिया करो, अपडेटेड चीज़ें होती हैं जो भी पढ़ना हो आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये CSS का बॉक्स मॉडल है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इन CSS, हाँ खोली हुई है बेटा, टेंशन नहीं लो। अब इसके अंदर कह रहा है कि CSS के अंदर जो बॉक्स मॉडल की टर्म होती है वो यूज़ होती है कब, जब आप लेआउट की डिज़ाइनिंग की बात करो, ठीक है। अच्छा, अब लेआउट की डिज़ाइनिंग से मुराद क्या है कि जो आप लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो उसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा था CSS बॉक्स मॉडल इज़ एसेंशियली अ बॉक्स दैट रैप्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। मतलब कि CSS का जो बॉक्स मॉडल है वो एसेंशियली यूज़ होता है, वो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा HTML का एलिमेंट क्या होता है, रैप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपका कंटेंट होता है, पैडिंग होती है, बॉर्डर्स होते हैं एंड मार्जिन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंटेंट तो आपको पता है क्या होता है, जो बीच में आपने कुछ लिखा हुआ है कुछ भी। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग अभी मैं समझाऊंगा। मार्जिन क्या होते हैं, मार्जिन भी समझाऊंगा। बॉर्डर्स आपने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अब यह आपके पास क्या बना हुआ है, यह आपके पास बना हुआ है एक क्या सिंपल बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहला बीच में क्या नज़र आ रहा है, कंटेंट नज़र आ रहा है। उसके बाद उसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, पैडिंग। फिर उसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, बॉर्डर। फिर उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, मार्जिन। अब ये जो कंटेंट है ना, अब ये कंटेंट क्या है, फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है आपका, ठीक है। ये क्या है, ये कंटेंट है। तो मैं कह रहा था कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। अच्छा, अब बॉक्स मॉडल का मतलब मैंने आपको सिंपल ये बॉक्स से समझाया। देखो ये है ना, अब मैं यहाँ पे जाके F12 करूँगा या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, डेवलपर टूल खुल जाता है। अब ये डेवलपर टूल मैंने खोला, इसको ज़रा मैं ले आता हूँ साइड में इस तरीके से। ये मेरे पास डेवलपर टूल आ गया, और मैं चलता हूँ ज़रा ऐसे, इसको हम कर लेते हैं टारगेट। इस वाले को हमने हेडर के पोर्शन को टारगेट किया, और ये देखो इसको, इसकी आपको यहाँ पे HTML मिल रही होगी। जैसे मैं इसके ऊपर गया तो ये हेडर के पोर्शन को टारगेट कर रहा है, ठीक है। अब इस हेडर की तमाम चीज़ें हम यहाँ से देख लेंगे। यहाँ इसको मैं ऊपर करूँगा तो ये देखो यहाँ से आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये आ रहा है नज़र। अब इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है, ये बता रहा है कंटेंट। देखो मैंने जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँगा और इसको मेंशन कर रहा हूँ तो ये क्या बता रहा है आपको, बता रहा है कंटेंट दिखा रहा है। ये देखो मैं दोनों को इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ जाऊँगा तो ये सिर्फ कंटेंट को हाईलाइट कर रहा है। ऐसा ही है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैं डेवलपर टूल लाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से या तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, या तो इस पर क्लिक करूँगा या फिर मैं F12 दबाऊँगा तो मेरे पास ये डेवलपर टूल खुल जाएगा। अब इस डेवलपर टूल को खोलने के बाद मैंने क्या किया, इस पर ये जो एरो बना हुआ आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये एरो मुझे क्या करेगा, जहाँ जहाँ मैं लेके जाऊँगा ना इस कर्सर को अपने, तो ये वहाँ पे हाईलाइट करेगा उन चीज़ों को। मैंने इसको हेडर को हाईलाइट किया और मैंने कहा हेडर के इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारी दिखा दो। देखो उसकी CSS मैंने डिफाइन की थी, सारी CSS दिखा रहा है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये मेरे पास क्या आ रहा है, बॉक्स आ रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास बीच में क्या होता है, कॉन्टेंट होता है। उसके बाद आपके पास होती है पैडिंग, उसके बाद आपके पास होता है बॉर्डर, फिर होता है मार्जिन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कंटेंट। कंटेंट देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखो ये आपके पास, इस पर मैंने जैसे ही जाके हाईलाइट किया तो ये देखो ये मुझे बार बार जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा तो ब्लू कलर का पूरा पोर्शन हो रहा है, इसको हटाऊँगा तो वो हट जाएगा। दोबारा गया तो फिर ब्लू हो गया, फिर हटाया हट गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ऊपर क्या चीज़ आ रही है, इसी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पैडिंग लिखा हुआ है।
पैडिंग क्या मतलब अपने पास लिख लो, पैडिंग क्या होती है, पैडिंग कहलाती है इनर स्पेस। क्या कहलाती है? इनर स्पेस। ठीक है भाई। तो अब मैं जाके, क्योंकि मैंने भी कोई स्पेसिंग दी नहीं है, इनर स्पेस दिया ही नहीं है, मेरे पास तो कंटेंट और उसके ऊपर बॉर्डर है, तो बीच की पैडिंग तो कुछ है ही नहीं, तो पैडिंग मुझे दिखाई नहीं रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं बॉर्डर पे आऊँगा, बॉर्डर पे जाके कर्सर लेके जाऊँगा, हवर करूँगा, तो ये बॉर्डर को मेंशन करेगा। देखो मेंशन कर रहा है, ये देखो, किया, हट गया, फिर किया, फिर हट गया। इसको मैं जाके ज़रा जूम इन करता हूँ, ये देखो बॉर्डर को मेंशन कर रहा है, फिर हट गया, फिर मेंशन किया, फिर हट गया। पैडिंग कुछ नहीं दिखा रहा, अभी पैडिंग है ही नहीं उसके अंदर। अब उसके बाद मैं ज़रा जब मार्जिन पे जाऊँगा, तो ये देखो मार्जिन भी कुछ नहीं है, तो मार्जिन भी नहीं दिखा रहा। मार्जिन वैसे है, लेकिन अभी वो आपको शो नहीं करवाएगा, क्योंकि हमने उसको एक्स्ट्रा भी कोई मार्जिन दिया नहीं है, और ब्राउज़र का मार्जिन आ रहा जो भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो मार्जिन भी अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं ज़रा यहाँ पे आके CSS के अंदर इसको डिफाइन कर देता हूँ, किसको, अभी हेडर के पोर्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो हेडर के अंदर ही मैं जाके ज़रा लिखता हूँ क्या चीज़, पैडिंग। और मैंने पैडिंग कहा कि दे दो 10 पिक्सल्स की पैडिंग प्रोवाइड कर दो। और यहाँ जाके रिफ्रेश किया, तो देखो पैडिंग हमारे पास क्या आ गई, 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई। इसको मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ, तो फिर आपको पैडिंग नज़र आएगी। ये देखो थोड़ी सी स्पेसिंग आपको नज़र आई, इसके जो सराउंडिंग में थोड़ी सी स्पेसिंग आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं दोबारा जाऊँगा बॉक्स के पास अपने, और यहाँ से पैडिंग पे जैसे ही हाईलाइट करूँगा, तो देखो पैडिंग आपको नज़र आ रही है। फिर हटाऊँगा, पैडिंग चली गई, फिर हाईलाइट किया, पैडिंग आ, स्पेस को पैडिंग आएंगे। देखो मैंने अभी पैडिंग पे हवर किया हुआ है, आपको इनर स्पेस दिखा रहा है हाईलाइट करके, जैसे ही हटाऊँगा वो चला जाएगा। अच्छा, अब यहीं से मैं आपको पैडिंग बढ़ा के दिखाता हूँ, देखना इनर स्पेस बढ़ता जाएगा। इस पर गया मैं, और यहाँ से जाके मैंने इसको कर दिया 100, ये देखो बढ़ गया। 50 किया, 50 हो गया। हाँ, मैं यहाँ पे रियल टाइम चेंजेस देख सकता हूँ, और अगर ये चेंजेस मुझे समझ में आएंगे तो मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ले जाके अपनी CSS के अंदर। तो ये यहाँ से ये फ़ायदा होता है, डेवलपर टूल होता है ना, ये यहाँ से ये फ़ायदा होता है कि आपको रियल टाइम पे चेंजेस मिलते रहेंगे। आप 2 पैडिंग लगाओ, ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे जब आ जाएगा, फिर F12 दबा देना। तो हमारे पास हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो पैडिंग थी, पैडिंग मतलब इनर स्पेस। अब हम जाएंगे मार्जिन की साइड पे। मार्जिन होता है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस मतलब ये जो पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, ये जो पूरा एक डिव बनी हुई है, फिर जो कंटेनर आप कह लो, कंटेनर जो बना हुआ है, इस कंटेनर के आसपास जितना भी स्पेस होगा, इसकी सराउंडिंग में वो क्या कहलाएगा, इसका मार्जिन कहलाएगा। मतलब कि आउटर स्पेस, इनर स्पेस था पैडिंग, आउटर स्पेस है मार्जिन। अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ सिंपल, पैडिंग के बाद मार्जिन, और मार्जिन मैंने दे दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 px। तो देखना भी, ये देखो ऊपर से भी, लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, और बॉटम से भी क्या हो गया, आपका मार्जिन क्रिएट हो गया। जैसे ही मार्जिन हटाऊंगा तो ये देखो स्पेसिंग चली जाएगी, और जैसे ही मार्जिन लगाऊंगा आपके पास सराउंडिंग से क्या आ जाएगी, स्पेसिंग आ जाएगी। मतलब आउटर स्पेस आपके पास क्रिएट हो गया। अब ज़रा इसको हम F12 करके डेवलपर टूल में जाते हैं और अपना बॉक्स मॉडल देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये देखो मार्जिन आपके पास कितना आ गया, 19.920 मार्जिन आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये टॉप बॉटम से आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये मार्जिन आपके पास क्रिएट हो गया। एक मिनट, ज़रा ये मार्जिन गलत क्यों दिखा रहा है, पैडिंग नहीं दिखा रहा, ये कंटेंट है, ये पैडिंग है। ये मार्जिन इन दोनों के दरमियान क्यों दिखा रहा है। दोबारा से इसको ज़रा हटाता हूँ मैं, इस तरीके से हो गया। मार्जिन आउटर स्पेस है, इनर स्पेस क्यों दिखा रहा है भाई। अच्छा एक मिनट, मैंने डिव गलत सेलेक्ट की होगी, मैंने उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट नहीं किया। इसको हम जाके इस तरह सेलेक्ट करेंगे। देखो अभी ये हाईलाइट कर रहा है, इसको
हेडर डॉट हेडर लिखा हुआ है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और अब जाके देखेंगे तो ये देखो मार्जिन हमारे पास क्या आ रहा है 20 px का। उसके बाद बॉर्डर हमारे पास आ रहा है 2 px का, पैडिंग हमारे पास आ रही है 10 px की, और बीच में हमारा क्या आ रहा है मेन कंटेंट आ रहा है। ठीक है भाई, ये बॉक्स मॉडल इतना समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। चलो अब हम देखते हैं। अच्छा इतना क्लियर हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब हम देखेंगे, अच्छा अभी देखो मैंने पैडिंग कितनी दी थी 10 px दी थी, और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा था पैडिंग दो कितनी 10 px। इसका मतलब वो क्या समझा, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है 10 px मतलब उसने क्या समझा 10 px को, कि कहाँ से देनी है 10 px? नहीं मतलब उसने उसने ये समझा कि मुझे चारों तरफ से पैडिंग देनी है 10 px की, है ना, यही समझा ना उसने, कि टॉप से भी 10 px देनी है, राइट से भी 10 px देनी है, बॉटम से भी 10 px देनी है, और लेफ्ट से भी 10 px देनी है। वो ये समझा जब हम क्या देंगे, जब हम सिंगल वैल्यू देंगे उसको। ठीक है भाई, जब हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो वो समझ रहा है कि चारों तरफ से आपको इतनी ही पैडिंग देनी है। अब ज़रा चलते हैं अपनी पीपीटी के अंदर, और यहाँ से ज़रा आपको मज़ीद चीज़ें मैं समझा देता हूँ। देखो जब हम बात करेंगे मार्जिन या पैडिंग, जो भी दोनों का एक ही रूल होता है। अब अगर मुझे किसी एक जगह से मार्जिन देना है या एक जगह से पैडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना 10 px देनी है सिर्फ और सिर्फ टॉप से, बॉटम से लेफ़्ट से राइट से मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और उसकी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की, पैडिंग हाइफन टॉप। अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पैडिंग जो है वो डिफाइन हो जाएगी, बाकी कहीं से भी पैडिंग नहीं आई। देखना अब नीचे जाके, ये देखो क्या दिखा रहा है, कहाँ से पैडिंग आई हुई है, टॉप से आई हुई है, क्योंकि मैंने उसको क्या डिफाइन कर दिया, मैंने उसको कह दिया पैडिंग टॉप। सही है भाई। अच्छा अगर मैं इसको कहता हूँ पैडिंग बॉटम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 px, तो ये देखो बॉटम से पैडिंग आ गई है, और यहाँ देखो यहाँ भी आपको चेंज हुई हुई नज़र आई। और अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ पैडिंग लेफ़्ट, तो अब क्या होगा, लेफ़्ट से आ जाएगी, ये देखो लेफ़्ट से आ गई 50 px। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग राइट, तो अब क्या आ जाएगी, अब राइट से पैडिंग आ जाएगी, ये देखो राइट साइड पे 50 px आ रहा है, बाकी सब जगह क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दी है कि सिर्फ राइट साइड से पैडिंग देना भाई, और बाकी जगह से नहीं देना, सब जगह 0 0। ठीक है भाई। अच्छा अब आगे चलते हैं, मार्जिन का बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही रूल है। अगर मैं मार्जिन के लिए भी जाऊँगा तो मार्जिन भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी मैं डिफ़ाइन करूँगा उसी जगह से मार्जिन आ जाएगा। अब ज़रा पीपीटी में चलते हैं और ज़रा देखते हैं। अब ये हमारे पास बता रहा है कि मार्जिन डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आती है, जैसे अभी आपने बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, वैसे ही मार्जिन की भी आती है। अब मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या आता है, उसमें भी सिंपल, जैसे भी आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया मार्जिन, सिंपल एक जगह से दो 10 px आपने लिखा, आपने मार्जिन लिख के 10 px लिख दिया, इसका मतलब है कि वो चारों तरफ से 10 px का मार्जिन क्रिएट कर देगा। अब अगर आप अलग अलग देना चाहते हो, टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ़्ट से, तो वो अलग अलग दे देगा। ठीक है। अच्छा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप इस तरीके से देते हो मार्जिन, आपने सिंपल लिखा मार्जिन, एक जगह से आपने कहा 25 px, एक जगह से आपने लिखा 50 px, एक जगह से आपने लिखा 75 px, एक जगह से आपने लिखा 100 px। अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कि टॉप की कहाँ पे, बॉटम की कहाँ पे, लेफ़्ट की कहाँ पे, राइट की कहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे जाके मार्जिन लिखता हूँ 20 px, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 30 px, मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया 40 px, और उसके बाद मैंने लिख दिया 50 px। अब मैं आपके सामने प्रॉपर्टीज़ को रीड कर रहा हूँ और यहाँ पे कमेंट वाइज बता भी रहा हूँ कि किस तरह से मार्जिन क्रिएट होगा। मार्जिन का जो ऑर्डर होता है ना देने का, मार्जिन क्रिएट करने का ऑर्डर होता है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लॉकवाइज। बस क्लॉक की डायरेक्शन को याद रख लेना, आपको मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी याद हो जाएगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्जिन दे रहे हो आप, मतलब कि अगर आपने पहली प्रॉपर्टी दी है तो ये कहाँ से अप्लाई होगी, ये अप्लाई होगी टॉप से,
आपने दूसरी प्रॉपर्टी दी, ये कहाँ से अप्लाई होगी, ये अप्लाई होगी राइट से। आपने 40 px दिया, ये अप्लाई होगी बॉटम से। आपने 50 px दिया, ये अप्लाई होगी लेफ्ट से। तो TRBL टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब कि एंटी सॉरी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ऊपर से स्टार्ट होती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, नीचे आती है राइट, फिर राइट से बॉटम आती है, फिर बॉटम से लेफ्ट आती है, और लेफ्ट से दोबारा ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं ब्राउज़र पे। ये देखो मार्जिन क्रिएट हो गया। अब यहाँ देखो टॉप से मैंने दिया था 20 px, उसके बाद राइट से दिया था 30 px, बॉटम से दिया था 40 px, लेफ्ट से दिया था 50 px। ये देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल आपके पास पैडिंग का काम होता है। पैडिंग भी आप इसी तरह दे सकते हो। देखो यहाँ से मैं आपको यहीं से डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कहा कि पैडिंग दो कितनी, पैडिंग टॉप से दो 40 px। अभी प्रोड्यूस होगी, अब होगी। वही कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था, बाद में देखा। तो यह भी कहाँ से हो गई, टॉप से हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि राइट से मुझे चाहिए कितनी, 70 px। तो ये देखो राइट से क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा अभी ना आपको सब जगह से इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा है क्योंकि वो खुद से पैडिंग ले रहा है। अच्छा अब ये पता है क्या है, अब अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये इस तरीके से, तो इसका मतलब है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब कि दो, अगर मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया ना, दो हिस्सों में मैंने इसको अगर डिफाइन किया, तो 40 px मेरे पास कहाँ कहाँ से अप्लाई होगी, टॉप बॉटम से। और अगर मैं 70 px लिखूंगा तो इसका मतलब है ये कहाँ से अप्लाई हो गई, लेफ्ट राइट से। ठीक है, ये देखो ये देखो 43 px टॉप बॉटम से अप्लाई हुई, और ये लेफ्ट राइट से कितनी हो गई, 70 px। ये देखो ठीक है, ये कैसे हुआ, जब हमने दो हिस्सों में डिफाइन किया, मतलब दो वैल्यूज़ को डिफाइन किया, मतलब कि ये और ये बस। अभी हमने चार हिस्सों में डिफाइन किया, तो उसका मतलब क्या है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। और अगर मैं इसी को दो हिस्सों में डिफाइन करूँगा मार्जिन को इस तरीके से, तो उसका मतलब क्या होगा कि टॉप बॉटम से इतनी कर दो, लेफ्ट राइट से इतनी कर दो। ठीक है, और अगर आप इसी को चार हिस्सों में डिवाइड कर दो, आपने कहा 50 px कर दो और 60 px कर दो, तो अभी उस हिसाब से पैडिंग ले लेगा। अब ज़रा यहाँ पे जाते हैं और देख लेते हैं। ये देखो 43 टॉप से ले लिया, राइट से ले लिया 70, बॉटम से 50 ले लिया, और लेफ़्ट से कितनी ले ली, 60 px। तो ये हमारे पास सिंपल पैडिंग का तरीका होता है या मार्जिन देने का तरीका होता है। दोनों का सेम तरीका है, सिंपल डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। इनर स्पेस पैडिंग कहलाती है, आउटर स्पेस क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। अच्छा अब चलते हैं वापस पीपीटी की साइड पे, और ये देखो यहाँ भी आपको ये बता रहा है कि 25 px टॉप से आएगा, 50 px आपके पास आएगा राइट से, 75 आएगा बॉटम से, और उसके बाद 100 px कहाँ से आएगा, लेफ्ट से। ठीक है, अच्छा इसी तरह वो कह रहा है अगर आप तीन प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन करोगे, अगर आप इसको तीन प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन करोगे, तो इसका मतलब है कि टॉप का मार्जिन कितना है 25 px, राइट एंड लेफ्ट का मार्जिन कितना है 50 px, और उसके बाद बॉटम का डिफरेंस कितना है 75 px, बॉटम का मार्जिन। इसका मतलब है कि ये वाली प्रॉपर्टी किसको डिफाइन कर रही है, ये डिफाइन कर रही है लेफ्ट और राइट को, और ये किसको डिफाइन कर रहा है, टॉप को, ये डिफाइन कर रहा है बॉटम को। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। ये पीपीटी भी शेयर करूँगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। इसी तरह अगर दो प्रॉपर्टी है तो मैं आपको बता चुका हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, सेम एज इट इज़ पैडिंग के लिए वही है। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई सवाल है तो पूछो। ठीक है, क्लियर है ना इतना। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, छोटा सा कोई हम कुछ बना के देख लेते हैं इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है भाई, तो चलते हैं ज़रा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
काम करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं और उसको हम कहते हैं कि भाई फाइल का नाम दो spacing.html और इसी की एक CSS की फ़ाइल बना लेता हूँ CSS के फोल्डर के अंदर, जिसको हम देंगे spacing.css, ताकि मुझे पता चल जाए स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ होगी, सिर्फ ये स्पेसिंग वाली फ़ाइल के लिए। अब यहाँ आके बॉलर प्लेट लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, या बॉक्स मॉडल लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल CSS बनाइए तो क्या करना पड़ेगा, लिंक, और href के अंदर क्या डिफाइन करना पड़ेगा, CSS की फ़ाइल का पाथ। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे आके कोई कार्ड बनाना चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैंने यहाँ पे आके एक सेक्शन का सिमेंटिक टैग बनाया, ठीक है, और उसके अंदर अच्छा एक काम करते हैं, बल्कि इसको हम लिख देते हैं मेन, और मेन के अंदर हम बनाते हैं एक सेक्शन का सिमेंटिक टैग और इसको हम क्लास दे देते हैं किसकी, कार्ड की। और इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक img का टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम इस जो है कोई इमेज लगा देते हैं। और इसी तरह हम एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं और पैराग्राफ लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल लॉरेम इप्सम का, और हमें ये चाहिए लॉरेम इप्सम तकरीबन 50 px का टेक्स्ट चाहिए हमें, 50 px कह रहा हूँ, 50 का। ऑल्टर Z करते हैं, रैप टेक्स्ट हो जाएगा। और इसको जब हम रन करेंगे तो इस फाइल का नाम क्या है, spacing.html। तो यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ spacing.html स्पेसिंग। तो ये हमारे पास फ़ाइल खुल गई, इमेज बहुत बड़ी आ रही है। इमेज को हम चेंज करते हैं, इमेज हम इमेजेस से नहीं उठा रहे, हम बाहर से उठा लेते हैं। डॉट डॉट स्लैश बाहर आ गए अपने फ़ोल्डर से, और डॉट डॉट स्लैश और बाहर आ गए, और डेस्कटॉप के अंदर हमारी पिक्चर पड़ी हुई है। पिक्चर का नाम क्या है, फोर्ड की पिक्चर लगा देते हैं। चलो फोर्ड की पिक्चर वो कह रहा है मैं नहीं दिखाऊंगा, बहुत बड़ी गाड़ी है, छोटी चीज़ की लगा देते हैं। डॉट डॉट स्लैश डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर, यार यहाँ मैंने अपनी पिक्चर रखी हुई थी, पता नहीं चली गई। चलो एक काम करते हैं, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मूव कर देते हैं कोई भी इमेज में। फोर्ड की इमेज मैं जल्दी से जाके डेस्कटॉप से उठा के, यही है ना, यही तो बना हुआ, Ctrl+C किया और यहाँ इमेजेस के अंदर आके इमेज को मूव कर लिया। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको रेफरेंस देंगे और कंट्रोल स्पेस बार, और इमेजेस के अंदर फोर्ड की पिक्चर। तो ये इमेज बहुत बड़ी है इसलिए इस तरीके से नज़र आ रही है। तो इमेज की ज़रा इसकी साइजिंग देख लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये जो इमेज है, ये इमेज हमारे पास किस नाम से है, img के नाम से। मेरे पास कार्ड की क्लास के अंदर एक img का टैग है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तुम लोगों का, इसकी spacing.css के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आके क्योंकि मेरे पास ये इमेज लगी हुई है, img का टैग लगा हुआ है कहाँ पे, ये कार्ड की क्लास के अंदर img का जो टैग है इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा कि भाई डॉट कार्ड। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा सेलेक्टर है, ये क्लास का सेलेक्टर है। और इस क्लास के अंदर मेरे पास क्या है, एक img का टैग है
उसको टारगेट करो और उसको कहो कि उसकी हाइट बढ़ाओ और उसकी हाइट कर दो कितनी 300 px कर दो और उसके बाद उसकी विड्थ कर दो कितनी, उसकी विड्थ कर दो और वो भी 300 px कर दो। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा, ये देखो, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, अब क्योंकि हमें तो बनाना था कार्ड, लेकिन ये तो बहुत बड़ी इमेज आ रही है और ये टेक्स्ट हमारा यहाँ तक जा रहा है, तो कार्ड हमारे पास कहाँ है, कार्ड हमारे पास ये सेक्शन है। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन को, इस कार्ड की क्लास को उठाऊंगा और मैं यहाँ पे आके क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आके सिंपल डॉट कार्ड लिखूँगा और मैं कार्ड को एक स्पेसिफिक उसकी स्टैंडर्ड हाइट और वेट दे दूँगा कि भाई इतना बड़ा ही कार्ड चाहिए मुझे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और कंटेंट भी उसके अंदर ही रखना है मुझे। तो मैं कहूँगा कि भाई एक कार्ड बनाओ 400 px की उसकी हाइट होनी चाहिए और इसी तरह उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ भी उसकी 400 px होनी चाहिए। ये देखो टेक्स्ट अंदर आ गया। अब क्योंकि अभी भी मुझे ये कार्ड थोड़ा सा ना मैंने 100% इतनी है मेरी। अच्छा, अब क्योंकि कार्ड अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको और मज़ीद छोटा करते हैं और 300 कर देते हैं इसको भी। ठीक है भाई, ये 300 px का मेरे पास क्या आ गया, इमेज आ गई, एक कार्ड आ गया। अब अच्छा, अब इस कार्ड को जो है हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को VS कोड हमें किस तरह सजेस्ट करता है, हम यहाँ पे लिखेंगे BD लिखेंगे। देखो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहा है, इस पर एंटर कर देंगे और यहाँ पे जाके पिक्सेल्स बढ़ा दो 2px सॉलिड। ब्लैक आ रहा है, अभी ब्लैक देख लेते हैं। अच्छा, अब ये किसको दे रहा है, ये कार्ड को दे रहा है सिंपल ना। अच्छा, अब कार्ड का मुझे देखना पड़ेगा ये कार्ड इमेजेस में क्यों अप्लाई हो रहा है भाई, ये क्या मसले वाली बात हो गई है, तो है ना। spacing.html में चलते हैं और ये कार्ड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये इमेज के अंदर क्यों अप्लाई कर रहा है बॉर्डर सिर्फ, वो इसलिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, कार्ड की हाइट कितनी दी हुई है हमने 300 px और इमेज की भी कितनी दी हुई है 300 px। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो कार्ड को पूरा का पूरा कवर कर रही है और टेक्स्ट हमारा कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इमेज को हाइट देंगे कम 150 px, आधी दे देंगे। अब ये देखो इमेज हमारी कार्ड के अंदर आ गई और ये टेक्स्ट हमारा कार्ड के अंदर आ रहा है। टेक्स्ट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम ना, अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस वाला काम कर रहे हैं तो हम इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा उड़ा देते हैं। तो ये टेक्स्ट हमारा कहाँ पे आ गया, कार्ड के अंदर आ गया। अब क्योंकि आपको पता है कार्ड के अंदर बटन भी होता है, तो उस बटन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसके बाद आके यहाँ बटन लिख देंगे और बटन को हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल क्लिक हेयर। तो ये आपके पास एक छोटा सा बटन भी आ गया और इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, कार्ड की हाइट हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल 400 px। ये विड्थ बढ़ा दी मैंने गलती से 400। तो ये हमारे पास कार्ड की हाइट हो गई 400 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, 350 कर देते हैं, इतनी सही है हाइट। अच्छा, अब ये हमारे पास कार्ड चलता हुआ आ रहा है और ये हमारे पास बटन है। इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। बटन को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास बटन कहाँ पे आ रहा है, सब चीज़ें ना आपको देख के चलना है। बटन हमारे पास आ रहा है कार्ड की, अबे यार, कार्ड की क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर हमारे पास एक बटन मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आके लिखेंगे डॉट कार्ड, स्पेस दे के हम यहाँ लिखेंगे बटन और इस बटन को आप क्या करो, इस बटन को आप बैकग्राउंड दो। बैकग्राउंड क्या दो, फॉर एग्जांपल हम इसको लिख देते हैं रेड कलर का बैकग्राउंड दे दो और इसका टेक्स्ट कलर दो वाइट। ये हमारे पास कार्ड बन गया। अभी भी मज़ीद बेकार लग रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। हम कहते हैं कि भाई इसको पैडिंग अप्लाई करो और इसकी पैडिंग आप रखो 10 px, देखते हैं कितनी देता है। और हम कहते हैं एक और चीज़, बॉर्डर का इसको प्रोवाइड करो रेडियस। अच्छा, बॉर्डर रेडियस आपके लिए नई प्रॉपर्टी है। ये क्या डिफ़ाइन करता है ये थोड़ा सा कर्व कर देगा बॉर्डर को ना
साइडों से उसको थोड़ा सा, उसकी साइड्स को, शार्प एजेस को ख़त्म करके उसको कर्व कर देगा वहाँ से। तो मैं कहता हूँ उसको 100 px का कर दो उसको। अच्छा 100 ज़्यादा हो गया, 50 कर देते हैं। 50 भी अजीब सा लग रहा है, 10 करते हैं इसको। सही है भाई, बेहतर लग रहा है। अच्छा अब यहाँ पे आके हम कहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट भी करो। हाँ अब मैं वो आपको बता देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट, और लेफ़्ट कितना होगा 50% करना ज़रा लेफ़्ट से मार्जिन, ये तो ज़्यादा हो गया। 30 px करो, ये आ गया, हो गया भाई दोनों तरफ से, सेंटर में है ना। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं कि जो हमारे पास कार्ड है, इस कार्ड को मज़ीद इसका बॉर्डर हम जो है वो थोड़ा सा सही करते हैं। बॉर्डर ब्लैक कलर में आ रहा है, इसका बॉर्डर हम किसी और कलर में देते हैं। बॉर्डर का कलर ये डिफ़ाइन कर रहा था, हैश कोड यहीं से चेंज मार देते हैं इसका कलर। कलर सजेस्ट करो कोई। चलो ये कलर आ गया, इसकी विड्थ बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। और इसको भी हम एक काम करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे दें थोड़ा सा। बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करो 10 px का दे दो भाई, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये किसके अंदर है, ये कार्ड के अंदर क्या बना हुआ है, पी का टैग बना हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आगे क्या लिखूंगा यहाँ पे आगे, डॉट कार्ड स्पेस, और स्पेस के साथ लिखना, ऐसे नहीं लिख देना, स्पेस के साथ पी लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है भाई।